नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का गणित के महाकुंभ बैच के अंदर। और आज बसंत पंचमी है, तो सरस्वती माँ का दिन होता है आज के दिन। और हम लोग पढ़ाई से जुड़े हुए हैं, सभी लोग, आप भी हम भी। तो हम उम्मीद करेंगे कि आप सबकी लोग जिंदगी में बहुत जल्दी एक ऐसा बदलाव आए जिससे आपको रोजगार मिले और सरस्वती माँ की कृपा हम सब पर बनी रहे। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास की प्रतिशत की। ठीक है, प्रतिशत के अंदर सब कुछ हो चुका है। आज आखिरी क्लास है, मिसलेनियस प्रकार के क्वेश्चन चल रहे हैं और सारे क्वेश्चन बहुत तगड़े लेवल के हैं। ठीक है, केवल आज की क्लास का टाइम ही 10 बजे किया गया है। कल से आपकी क्लास उसी टाइम पे ही रहेगी, 12 बजे। ठीक है, क्योंकि आज हमारे यहाँ कुछ पूजा है। ठीक है, तो सभी लोगों से ये कहेंगे कि क्लास को बहुत सीरियसली करना। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत तगड़े तगड़े सवाल हैं। ठीक है, हैप्पी बसंत पंचमी भाई। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास पहले क्वेश्चन के साथ। बहुत तगड़े सवाल रहने वाले हैं आज। तीन लगातार बढ़ोतरी के बाद एक व्यक्ति की आय उसकी शुरुआती आय की 378/125 हो जाती है। ठीक है ना। और उसकी आय पहले वर्ष पहली बार कितने प्रतिशत बढ़ी थी यदि तीसरी बढ़ोतरी प्रतिशत में दूसरी बढ़ोतरी से दुगनी है। एक सेकेंड, आगे पूरा नहीं लिखा इसके अंदर। तीसरी बढ़ोतरी दूसरी बढ़ोतरी से दुगनी है और दूसरी बढ़ोतरी पहली से दुगनी है। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल, ध्यान से देखना। 125 रुपए थे आपके पास, वो 378 रुपए हो गए। पर कैसे हुए? लगातार बढ़ोतरी के बाद। पहली बढ़ोतरी अगर R% की थी, ठीक है, तो हम लिखेंगे 100 + R/100। दूसरी बढ़ोतरी R से दुगनी थी तो हम लिखेंगे 100 + 2R/100। दूसरी की दुगनी थी तो हम लिखेंगे 100 + 4R/100 बराबर आ गया 378। भाई पहली जो बढ़ोतरी थी, ठीक है, वो R थी तो दूसरी हो गई 2R और तीसरी हो गई उसकी दोगुनी यानी 4R। हमें निकालना है R की वैल्यू क्या होगी। भाई इस टाइप के क्वेश्चन को आपको सॉल्व तो नहीं करना है बिल्कुल, पर आप ऐसा क्वेश्चन पहली बार कहीं देखें, इससे अच्छा है कि मैं ही आपको यहां पर दिखा दूं। ठीक है, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना सभी लोग। तो हमने ये देखा, अगर मैं इसे सॉल्व करने जाता हूं तो मैं यहां पर एक चीज देख पा रहा हूं कि 3, 7, 8 यानी इसमें 9 आ रहा है, 9 का मल्टीपल आ रहा है। अगर मैं R की वैल्यू इस तरीके से ले लूं, देखिए जैसे कि मैं 125 लिखता हूं यहां, अगर R की वैल्यू 10 लेता हूं तो ये हो जाएगा 110, यानी ये 11 से भाग होना चाहिए। 11 से भाग हो रहा है, ये 11 से भाग तो नहीं हो रहा है आपका, ये कट गया। ठीक है, इसको ऐसे ही करना है। अगला देख लेता हूं, मैं 20 उठा लेता हूं। अगर मैं 20 लेता हूं तो ये 120 आ जाएगा, ये आ जाएगा 140 और ये आ जाएगा आपका 180। 100 100 100। अगर आप R को 20 ले लेते हैं ऑप्शन से, ये 9 तो आ रहा है, ठीक है, ये 9 से भाग हो जाएगा। अगर मैं 15 लेता हूं, R = 15, तो देखिए क्या आएगा, 125, 115, 130, 160। क्या 9 आ रहा है? नहीं आ रहा है, ये भी गया। अगर मैं 25 लेता हूं,
तो 125 गुणा 125, 150 और 200, क्या 9 आ रहा है? 9 नहीं आ रहा है। आर इक्वल टू 10 में भी लिख देता हूं, चलिए 125 गुणा 110 बटा 100 तो रहेगा ही सब में, 120 और 140, क्या 9 आ रहा है? 9 नहीं आ रहा। हालांकि मैंने इसको काटा था क्या देखकर, 11 देखकर कि इसमें 11 आ रहा है, आंसर में 11 नहीं था, इसलिए मेरे सारे ऑप्शन घट गए, सी ऑप्शन मेरा आंसर आ गया। ठीक है, आर कैसे बढ़ रहा है भाई, देखिए ना, वो बोल रहा है कि सैलरी पहली बार कितनी बढ़ी, यदि तीसरी बार जो बढ़ोतरी है वो दुगनी है दूसरी से, और दूसरी बार जो बढ़ोतरी है वो दुगनी है पहले से, यानी पहली बार अगर R% होगा तो अगली बार 2R, उससे अगला 4R, इस हिसाब से बढ़ेगी। तो हमने लिखा 100 + R, 100 + 2R, 100 + 4R इसके बराबर हो गया, और ऑप्शन से वैल्यू लेके चेक कर लिया। ठीक है, ये आ गया हमारा आंसर। इसी के अंदर एक और चीज मैं कर सकता हूं अगर करना चाहूं तो, अगर मैं इसे ध्यान से देखना, 125 से कोई चीज 378 हो रही है, यानी कितनी बढ़ रही है, ये आ गई हमारी 53 और 200। ठीक है, यानी ये लगभग कितना हो गया, ये लगभग 2 गुना, यानी 200% के करीब नेट आ रहा है, 200% से थोड़ा सा ऊपर। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, पहला ऑप्शन लेता हूं, ए ऑप्शन। पहली बढ़ोतरी अगर 10 है, दूसरी 20 हो गई, तीसरी 40 हो गई। अगर बी ऑप्शन पहली 15 है, दूसरी 30 हो गई, तीसरी 60 हो गई। सी ऑप्शन पहली 20 है, दूसरी 40 हो गई, और ये 80 हो गई। ठीक है, और उसके बाद अगला क्या है, डी ऑप्शन, ये 25 है तो ये 50 हो गया, तो ये 100 हो गया। अब नेट निकालते हैं हर एक के अंदर, ध्यान से देखिएगा, इसका नेट कितना आता है, 32 आता है। 32 और 40 का नेट निकालोगे, क्या 200 आ पाएगा? जी नहीं आएगा। 32 और 40 का नेट कितना आएगा, 32 + 40 + 32 गुणा 40 बटा 100, भैया 200 तो नहीं बनेगा ये। ऐसे यहां देखो, 30 और 15 का नेट कितना आएगा, 45, 49, 49 आ जाएगा, और 50 ही मान लो, 50 और 60, 50 और 60 का अगर आप नेट निकालोगे, क्या 200% बन पाएगा? जी नहीं बन पाएगा, ये तो 110 और 30 140 बन पाया है। यहां देख लेते हैं, 40 और 20 60 68, ये 68 आ गया नेट, 68 और 80 यानी 70 और 80 मान लेते हैं लगभग। तो 70 और 80 का जब आप नेट निकालोगे तो आप देख पा रहे हो यहां पर क्या आ रहा है, ये लगभग 200 के करीब ही आ रहा है, 206 आ रहा है, तो लगभग 200 ही मान लेता हूं मैं। ठीक है, तो दूसरा तरीका हो गया हमारा ये कि भैया दिमाग लगा के हमने नेट निकाल लिया, और कोई तरीका ही नहीं है इस क्वेश्चन का। ये क्वेश्चन भी बड़ी मुश्किल से मिलेगा आपको। ठीक है, क्वेश्चन भी बहुत मुश्किल से मिलने वाला है। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। अगला क्वेश्चन है ये हमारे सामने, ध्यान से देखिएगा, कुल टॉफियों में से 1/10 बर्बाद हो जाती हैं, शेष का 35% एस को दिया जाता है और कुल का 1/8 भाग एन को दिया जाता है। यदि एन वाली टॉफियां बर्बाद हुई टॉफियों से 10 अधिक है तो आपको बतानी है एस को कितनी टॉफियां दी गई। सबसे पहले ना मैं ये देखता हूं कि भैया जो टोटल टॉफी है, टोटल टॉफी वो मैं मान लेता हूं 80। अब आप बोलेंगे मैंने 80 क्यों माना, क्योंकि मुझे यहां नजर आया कि कुल टॉफी का 1/10 यानी वो 10 से भी भाग होना चाहिए, कुल टॉफी का 1/8 यानी वो 8 से भी भाग होना चाहिए, इसलिए मैंने 80 मान लिया। ठीक है, 80 मान लो टोटल। क्यों माना है ये मैंने बता दिया आपको।
1/10 बर्बाद हो गई, 8 जो है वेस्ट हो गई, बची 92। ठीक है, शेष का 35% एस को दिया जाता है, शेष का 35%, ध्यान से देखिएगा, इसका 35% एस को दिया जाता है। 35% कितना हो गया इसका, 92 तिया 276 और 46, 282, 322, 32.2, ये एस को दिया जाता है। और कुल का 1/8 भाग एन को दिया जाता है। टोटल कितना था ये, इसका 1/8 एन को दिया जाता है, यानी 10, ये एन को दिया गया। यदि एन वाली टॉफियां बर्बाद हुई टॉफियों से 10 अधिक है, एन को दी गई है, वेस्ट हुई है, ये कितना अधिक है, 2 अधिक है, 2 की वैल्यू कितनी है, 10 है। ठीक है, तो एस को कितनी टॉफियां दी गई, एक सेकेंड दोबारा से कैलकुलेट कर लेता हूं। अच्छा, ये 72 आएगा ना, 72 आएगा ये, तो ये आ गया कितना, 216 और 36, 252, 25.2 आएगा, क्योंकि 8 अगर वेस्ट हो गई है तो 72 बची ना। ठीक है, तो 2 की वैल्यू अगर 10 है तो 25.2 की वैल्यू क्या होगी, इसका 5 गुना, इसका 5 गुना, 126 आ जाएगा। 126 का मतलब है ए ऑप्शन, ए ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, 126 मेरा आंसर हो गया। ठीक, तो बहुत शानदार क्वेश्चन, और सीजीएल प्री में ही आया है अभी। क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, पर भाषा का इस्तेमाल ऐसा है कि मैं चाहता हूं आप ये क्वेश्चन करके जाए। ठीक है, दोबारा से देखिए एक बार, 80 टॉफियां अगर मैंने मान ली है, टोटल क्यों मानी है ये मैंने बताया, यहाँ पर 1/10 था, 1/8 था, इसलिए मैंने 80 मान ली। ठीक है, तो 80 मानने के बाद मैंने देखा वेस्ट कितनी हो गई, 1/10 यानी 10%, जो 90% है वो यहां बची है। ठीक है, जो 90% है यहां बची है 72, इसमें से 35% एस को दे दी गई, यानी इतनी, और टोटल का 1/8 भाग एन को दे दिया गया। अब अंतर किसका दे रखा है, यदि एन के पास जो टॉफी है वो वेस्ट हुई हुई टॉफी से 10 ज्यादा है, एन के पास जो टॉफी है वेस्ट हुई हुई टॉफी से कितनी ज्यादा है, 10, तो 2 की वैल्यू 10 दे दी हमें, 25.2 की हमने निकाल ली, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, क्लास का टाइम चेंज नहीं हुआ है भाई, केवल आज के लिए क्लास इतने बजे रखी गई है, अन्यथा ये क्लास कैंसिल हो जाती। ठीक है, इससे बेटर ये था कि मैं आपकी क्लास लूं और थोड़ा सा समय चेंज कर दूं। अगला देखिए, एक वर्ष में खेले जाने वाले 240 खेलों में से एक क्रिकेट टीम 80% जीतना चाहती है। पहले से खेले गए 65% खेलों में सफलता की दर 75% थी। शेष खेलों के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए सफलता दर क्या होनी चाहिए, आइए देख लेते हैं, ध्यान से देखना। देखिए, एलिगेशन से भी ये हो सकता है कि एक टीम नेट कितना चाहती है, 80% जीतना चाहती है, 80% गेम। ठीक है, शुरू के 65% गेम में उसकी जो सफलता है वो 75% थी, पर वो चाहती है उसकी सफलता 80% रहे, तो शेष के अंदर ये शेष बचे कितने प्रतिशत ये जीतने होंगे। ठीक है, तो ये शेष है, ये जो पहले खेले गए वो है, इसमें 75% में जीत है, शेष में कितने प्रतिशत में जीतना पड़ेगा कि 80% का औसत आ जाए। 5 से काटेंगे 13, 5 से काटा 7। ठीक है, अगर एलिगेशन समझना है तो कोई दिक्कत नहीं है, एलिगेशन में कराने वाला हूं, अगला चैप्टर कल से शुरू ही करने वाले हैं। 80 में से 75 गया तो 5 बचा, तो हम बोलेंगे 7 की वैल्यू अगर 5 है तो 13 की कितनी आएगी,
65/7। तो 65/7 इसके अंदर जोड़ देंगे। जोड़ेंगे क्यों? क्योंकि एक वैल्यू छोटी होती है, एक वैल्यू बड़ी होती है। बड़ी वैल्यू निकालने के लिए जोड़ा जाता है। ठीक है, तो हम देखते हैं 80 प्लस 65/7 यानी 9 पॉइंट कुछ, तो 89 पॉइंट कुछ मेरा आंसर आ जाएगा। डी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। ठीक है, पहले तो मैंने कोशिश करी इसे, ध्यान से देखिए, पहले तो मैंने कोशिश करी इसे एलिगेशन से पढ़ाने की। एलिगेशन कुछ बच्चों को समझ नहीं आएगा जिन्होंने कभी तैयारी नहीं करी। ठीक है, तो उनके लिए मैं ये सॉल्यूशन भी लेके चलूंगा। ध्यान से देखिए, एक चीज ध्यान रखिए, यहां पर ना ये खेल जरूरी नहीं है कि 240 ही लो, आप कुछ भी ले सकते हो अपने हिसाब से। मान लेते हैं, मैं मान लेता हूं 100 गेम है, 100 खेल है, मतलब 100 गेम्स हुए। ठीक है, और इसमें से 80 जीतने हैं। जीतने कितने हैं? 80। ठीक है, 65 गेम में और 25 गेम में, 35 गेम में। देखो भाई, 65 खेल लिए गए हैं, 35 बचे हैं। ये बचे हैं, ये खेल लिए। ठीक है, अब वो बोलता है जो 65 खेले हैं उसमें जो सफलता की दर है वो 75% है, यानी इसका 75%। 65 गुणा 3/4। ठीक है, तो ये कितना आ गया? 205/4। मान लेते हैं इसमें से x गेम उसने जीतने हैं। ठीक है भाई, इसमें से ना इतने गेम जीते, ये दोनों मिला के हैं 80। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 80 माइनस 205/4। 320 में से 205 गया तो बचा 115/4। ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई है। अब क्या मेरे को ये निकालना है? मेरे को ये नहीं निकालना, मुझे ये निकालना है शेष में से कितने प्रतिशत जीतने होंगे। तो 35 में से कितने गेम उसे जीतने होंगे? 115/4। 4 में नीचे लिख देता हूं, गुणा 100। 5 से काटते हैं 7 आ जाएगा, 5 से काटते हैं 23 आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आ गया आपका? ये आ गया आपका, 4 से काटो 25 आ गया, 50, 500 और 75, 575। नीचे है 7, 7 अट्ठे 56, बचा 1 सेकंड। ये क्या हो गया भाई? कुछ गड़बड़ हो गई। 5 सत्ते 35, कुछ गड़बड़ हो गई यहाँ तो। कैलकुलेशन दोबारा से चेक कर लेते हैं एक बार, रुक जाइए। अगर 100 गेम थे, 65 खेल लिए, 35 बचे, और जीतने कितने हैं? 80 जीतने हैं नेट। ठीक है, तो 65 में से कितने जीत लिए हमने? 75%। तो 3/4, 80, 195 आएगा ना। ये गड़बड़ हो गई, 195 आएगा। ठीक है, ऐसा हो जाता है, देखिए 195/4। तो ये कितना आ गया? 320 यानी 25, 125/4, 125/4 आएगा। ठीक है, दोबारा से लिख देते हैं। 125/4 में जीतने होंगे कितने में से? 35 में से, गुणा 100 कर देंगे। 5 सत्ते 35 और ये आ गया 25। फिर 4 से काटेंगे 25, ये आ गया 625/7। मुझे नजर आ रहा है 90% के बिल्कुल करीब, 89 पॉइंट कुछ, क्योंकि 630 होता तो 90% आता। तो डी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन मेरा आंसर आ गया। ठीक, अब सही हो गया भाई।
तो ये भी एक तरीका है, बड़ा ही है, आईसीआर का क्वेश्चन है। ये दूसरा तरीका कहाँ था, ये रहा एलिगेशन का। ये फिर भी छोटा है, पर एलिगेशन समझने में कुछ कुछ बच्चों को दिक्कत हो सकती है, जो अगले चैप्टर में क्लियर हो जाएगी। ठीक है, एलिगेशन वाला पार्ट अगले चैप्टर में क्लियर हो जाएगा। ये एक तगड़ा सवाल है। इससे पहले एक और सवाल होगा, रुक जाइए। इससे पहले है मेरा ये वाला सवाल। ठीक है, देखिए ध्यान से। ए का जो खर्चा है, ए बी, इनकम, खर्चा, बचत। ए का जो खर्चा है बी की आय का इतने प्रतिशत है। ये कितना होता है, 3/7। एक चीज और बताना चाहूंगा यहां पर, इससे पहले 42 6/7 दे रखा है आपको। पेपर में ये ऐसे भी मिल सकता है, पेपर में ये ऐसे भी मिल सकता है, पेपर में ये ऐसे भी मिल सकता है। ये प्रतिशत के रूप हैं, परसेंटेज के रूप। एग्जामिनर ये सब कर सकता है, सबका मतलब 6/7 ही है, पर लिखने में वो अलग तरीके से लिखा गया है। ठीक है, तो आपको ये दिखाने के लिए कि एग्जामिनर पेपर में ये भी चीजें डाल सकता है, आप इसके लिए तैयार रहिए। जरूरी नहीं है हर बार 42 6/7 ही लिखा हो, ऐसे भी लिख सकता है। ठीक है, बात एक ही है। अब कई जगह हम देखते हैं 33 1/3, भाई जरूरी थोड़ी है उसने लिख दिया 33 1.6/4.8%। तैयार रहिए इसके लिए, बात एक ही है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है 3/7, क्योंकि 14 सही 2/7 होता है 1/7, 3 गुना नजर आ रहा है 3/7। तो इसका मतलब ये हो गया, ये अगर 3 यूनिट है तो ये 7 यूनिट है। ए की जो बचत है वो 62.5% है अपनी आय का। इसका मतलब हो गया सेविंग और इनकम, ये हो गया 5, ये हो गया 8, 5/8। तो खर्चा कितना आ गया, खर्चा आ गया 3, और खर्चा हमारा 3 ही आ रहा है यहां पर। तो हम बोल सकते हैं ये 5 हो गया तो ये 8 हो जाएगा। ये पूरी एग्जैक्ट वैल्यू मिल गई हमें। ठीक है, यानी यहां पर तो 5/8 आ रहा था, तो अगर एक्सपेंडिचर के साथ लगाएं तो 3/8 आएगा। तो एक्सपेंडिचर तो 3 ही नजर आ रहा है, इनकम 8 ले लो, बचत हो जाएगी 5। बाय व्हाट परसेंट इज बी की इनकम लेस देन ए की इनकम। बी की इनकम ए की इनकम से कितने प्रतिशत कम है, 1/8, जो कि 12.5% होता है। 12.5% मेरा आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन आंसर आ गया। अब एक क्वेश्चन है ये आपके सामने, बहुत अच्छा सवाल है। ए की इनकम बी की इनकम से 40% अधिक है। अगर ये 10 है तो ये 14 हो गया। ठीक है, XX भी लिख लेता हूं मैं यहां पर। और जो बी का खर्चा है वो ए के खर्चे से 2/3 है। ये 2y हो गया तो ये 3y हो गया। भाई यहाँ XX आएगा क्योंकि इनका अनुपात है, यहाँ YY आएगा क्योंकि इनका अनुपात है, यहाँ मैं X नहीं ले सकता। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूं, ध्यान से देखिएगा। ए का जो खर्चा है वो इतने गुना है बी की इनकम से। भाई ए का खर्चा यानी 3y और बी की इनकम यानी 10x, ये बराबर है किसके, 1.25 का मतलब होता है 5/4 के, 5/4।
ठीक है, तो आइए देख लेते हैं क्या करेंगे। 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, तो y बाय एक्स क्या आ गया आपका, ये आ गया 25, ये आ गया 6। ठीक है, ये आ गया 6। सही आ गया ना भाई, बिल्कुल सही आ गया। अब ध्यान से देखिए, इसका मतलब क्या हुआ, ये सारी चीजें बदल जाएंगी। ध्यान से देखना, ए और बी इनकम 14 छिक 84 और 10 छिक 60, वाई की जगह 25, 25 तिया 75, 25 दूनी 50। अब यहां पर एक एक इंफॉर्मेशन सेटिस्फाई हो रही है कि भाई ए की इनकम 40% ज्यादा है, बिल्कुल ज्यादा है। खर्चा 2 तिहाई है, खर्चा 2 तिहाई है, बिल्कुल है। ए का जो खर्चा है वो इतने 5/4 गुना है, बिल्कुल 5/4 गुना है इससे। अब आपको बताना है सेविंग ए और बी की, तो सेविंग की अगर बात करी जाए तो ए की सेविंग कितनी आ जाएगी, 9 आ जाएगी, बी की आ जाएगी 10। तो हम बोलेंगे 9:10 हमारा आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल क्लास लाइव है भाई, रिकॉर्डेड थोड़ी डालेंगे, बिल्कुल लाइव है। तो डी ऑप्शन मेरा आंसर आ गया। बहुत तगड़ा सवाल, अगर आपने ऐसा क्वेश्चन पहले नहीं किया तो पेपर में फंस जाएगा, नहीं होगा। ठीक है, आईसीएआर के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है, आईसीएआर के अंदर। ठीक है, तो बहुत शानदार सवाल है, करके जरूर जाना सारे के सारे सवाल। अगला क्वेश्चन है ये हमारे सामने, ध्यान से देखिए। ए, बी और सी एक चैरिटेबल ट्रस्ट को अपने वेतन का क्रमशः 8, 7 और 9% हिस्सा दान करते हैं। मैं ए हूं, आप बी हैं। ठीक है, आपका दोस्त सी है। मैं 8% डोनेट करता हूं, आप 7% और आपका दोस्त 9%। हम दोनों का वेतन समान है, मेरा और आपका, और हम दोनों के दान के बीच अंतर है इतना 259 रुपए। तो दान के बीच यानी इनकम तो हमारी सेम है, तो दान के बीच अंतर हो गया 1% हमारी इनकम का, जिसकी वैल्यू दे रखी है 259। ए और बी का कुल दान, हम दोनों का कुल दान कितना है, 15%। तो 15% की वैल्यू निकाल लूंगा मैं, कितनी आएगी, ये आ गई आपकी 260, 26, 390, 3900 माइनस 15, 3885, इतनी आ गई। ठीक है, ये ए और बी का दान आ गया, डोनेशन आ गई मेरी और आपकी। ए और बी का कुल दान सी के दान की तुलना में 1185 रुपए अधिक है। तो सी का दान अगर निकालना है तो कैसे निकलेगा, 1185 रुपए घटा देंगे तो ये सी का दान आ जाएगा, आपके दोस्त का। ए और सी का कुल दान, ए और बी, एक सेकंड क्या बोल रहा है, ए, बी और सी की कुल वेतन का कितना प्रतिशत है, ए और सी का दान। ध्यान से देखना, सी का दान कितना है 2700, ए का दान कितना है 8%, तो इसका 8% निकालूंगा मैं, 8 गुना, तो कितना आ गया 260 हो गया, 8, 20 अट्ठे 160, 6 अट्ठे 48, 20,080, 20,2072, ये आ गया। ठीक है, ये क्या है, ए प्लस बी का दान, ए प्लस सी का। ए बी सी के कुल वेतन का कितना प्रतिशत है। अब ध्यान से देखिए,
ए और बी का वेतन, अगर मैं ए का वेतन और बी का वेतन निकालूं तो समान है, यानी 100% की अगर आप वैल्यू निकालोगे तो आएगा 25,900। यही ए का है, यही बी का है, ए बराबर बी। ठीक है, सही से लिख देता हूं, ए बराबर बी बराबर 25,900 आ गया। ठीक है, तो 25,900 गुणा 2, क्योंकि भाई ए का भी जितना है उतना ही बी का है। अब सी की आय निकालनी है। सी कितना डोनेट करता है? 9%, और 9% की वैल्यू है कितनी? 2700। 100% की निकालते हैं, 30,000 आ जाएगी। ठीक है, ये 30,000 आ गए। आइए अब देख लेते हैं, 2700 4772, ये कितना आ गया? 26,000 अगर ले लेता हूं तो 52,000 हो गया। 52,000 और 30,000 82,000। 82,000 में से 200 घटा दिया, 81,800 आ गया। ठीक है, ये आ गया। अब ये इसका कितना प्रतिशत बनेगा? भाई मुझे नजर आ रहा 8 6 48 होता है, 8 पंजे 40 होता है, तो भैया 6 बारी में तो ये नहीं जाने वाला। 6 वाले तो काट ही दो, 7 वाला भी काट दो, बचा एक ही केवल बी ऑप्शन, 5 वाला। बी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। देखिए सीजीएल प्री 2020 में आया ये क्वेश्चन, पर कैलकुलेशन देखिए। ठीक है, क्लास का टाइम भाई 12 बजे से ही है। ठीक है, 12 बजे से ही है क्लास का टाइम। आज के लिए केवल इस समय हुई है क्लास। ठीक है, मैं काफी बार बोल चुका हूं भाई। रिकॉर्डेड क्यों डालेंगे एडवांस में? तो ये बताइए, लाइव बैच है ना, रिकॉर्डेड क्यों डालेंगे? ठीक है, तो लाइव ही चल रहा है सब आपके सामने। रिकॉर्डेड अगर कुछ डाला ना तो वो एक्स्ट्रा कंटेंट डल सकता है। ठीक है, बाकी मैं करा ही रहा हूं आपके सामने, लाइव ही करा रहा हूं। तो आप देखिए इन क्वेश्चनों का ना लेवल है एक। होता क्या है, हम पेपर में चले जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन तो देख के तक नहीं जाते, और ये पेपर के क्वेश्चन है। ठीक है मेरे भाई, ये मैंने यहाँ पर एक एक स्टेप लिखा है आपके सामने, इसलिए आपको और बड़ा लग रहा है। आपको स्टेप काटने होंगे इसके अंदर। ठीक है, इसी तरीके का एक क्वेश्चन और है, मैं इसके साथ ही रखूंगा। देखिए ये भी पेपर में आया है, सीजीएल में, मेंस में। ठीक है, बिल्कुल टफ क्वेश्चन है, मैं मानता हूं ये बात, पर करके जाने पड़ेंगे। 3 व्यक्ति ए, बी और सी, मैं, आप और आपका दोस्त, 1.5 लाख रुपए की राशि इस तरीके से वितरित की जाती है कि उन्हें क्रमशः इतने इतने परसेंट मिलते हैं। मेरे को 20% पैसे मिल जाते हैं, आपको 30%, आपके दोस्त को 50%। ठीक है, ए को किसी दूसरी राशि जो उनके बीच इस प्रकार वितरित की जाती है कि उन्हें क्रमशः एक दूसरी राशि है बी मान लेते हैं, वाई मान लेते हैं। ठीक है, यहां तो ये 1.5 लाख है, 1.5 लाख की बात हो रही है, दूसरी राशि मान ली वाई। यदि उसका 50% मेरे को मिलता है, 30% आपको मिलता है, आपके दोस्त को 20% मिलता है। ठीक है, तो पहले के समान राशि प्राप्त होती है मुझे, ए को, यानी मुझे जितने पैसे पहले मिल रहे थे अब भी उतने मिलेंगे। यानी इस बात का मतलब ये हो गया कि 1.5 लाख का 20% कितना हो गया? 1.5 लाख का 20% हो गया 30,000 रुपए। तो मुझे अब भी 30,000 रुपए मिलने हैं। यहां पर कोई राशि है वाई। ठीक है, पर अब मेरा हिस्सा है 50% का। अब मेरे 50% की वैल्यू 30,000 है, यहां मेरे 20% की वैल्यू 30,000 है। ठीक है, तो दोनों राशियों से बी द्वारा प्राप्त हुई कुल राशि ज्ञात करिए। तो बी को दोनों से मिला के कितने पैसे मिलेंगे ये निकालना है। ध्यान से समझिए भाई, 1.5 लाख रुपए थे, परसेंटेज के हिसाब से देखो तो मुझे, आपको और आपके दोस्त को इतना परसेंट मिला। फिर एक दूसरी राशि थी कोई, उसमें परसेंटेज मुझे 50 मिला, आपको 30, आपके दोस्त को 20। पर एक बात फिक्स है कि मेरे को पहले जितने पैसे मिल रहे थे, पैसे मुझे अब भी उतने ही मिल रहे हैं, प्रतिशत भले ही बढ़ गई हो। तो यानी 30,000 रुपए मुझे पहले मिल रहे थे, 30,000 ही अभी मिल रहे हैं। अब मेरे को निकालना है किसका? बी का, यानी आपका।
तो भैया 20% कितना हो जाएगा, दिमाग लगाना है क्वेश्चन में। 20% आ गया कितना, ओ 30% आ गया कितना, ये आ गया 45,000 रुपए। ठीक है, अब यहां देखो 50% अगर 30,000 है तो 30% कितना होगा, ये हो गया 18,000 रुपए। 5 छिक 30, 3 छिक 18, तो 18,000 रुपए हो गया। यानी आपको कुल राशि कितनी मिलेगी, 63,000 रुपए मिलेगी। ये आपका आंसर हो जाएगा। कहां पर है, सी ऑप्शन में है, सी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। ठीक है, 63,000 रुपए। ठीक है, एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन भाई मेंसुरेशन में होंगे, यहां नहीं होंगे एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन। सब कुछ मैं करा दूंगा, आप इसकी टेंशन मत लेना कि ये कराया और ये नहीं कराया, उसकी टेंशन आपको लेने की जरूरत नहीं है। आप ये देखना मैंने कितना ज्यादा कराया है, ठीक है, कम नहीं रहेगा कुछ भी, लास्ट तक रुके रहिए बस। ठीक है, कम कुछ नहीं रहने वाला। अगला क्वेश्चन देखिए, एक और बढ़िया क्वेश्चन, क्योंकि कई सारे क्वेश्चन ऐसे भी आपको कराए हैं जो आपको दिखने में ही पहली बार मिलेंगे। भाई 5/50 की वैल्यू 30,000 है, 50% अगर 30,000 है तो 30% कितना होगा, ये तो आप निकालना सीखिए। एक रेलगाड़ी में जितने डब्बे हैं उतनी ही सीटें हैं। भाई डब्बे जितने हैं, मान लेते हैं एक्स डब्बे हैं, तो एक के अंदर एक्स ही सीटें हैं। पहली लाइन का मतलब यह है, एक रेलगाड़ी में उतने ही डब्बे हैं जितनी प्रत्येक डिब्बे में सीटें हैं। भाई रेलगाड़ी में अगर एक्स डिब्बे हैं, प्रत्येक के अंदर एक्स सीट है। ठीक है, समझ गए बात, आगे बढ़ते हैं। यदि एक डिब्बे में 15 व्यक्ति हैं और वह अपनी क्षमता का इतना प्रतिशत भरा हुआ है। भाई ये एक डब्बा है, ये क्षमता का कितना भरा हुआ है, 55, 5/9, जो कि 5/9 हो गया। ये टोटल हो गया, ये भरा हुआ। और लोग कितने हैं इसमें, 15 व्यक्ति हैं। तो इसका मतलब है 5 की वैल्यू 15 है, 9 की 27 हो गई। यानी एक डिब्बे में कितने लोग बैठ सकते हैं, 27 लोग बैठ सकते हैं। x की वैल्यू 27 आ गई। ठीक है, एक डब्बे में 27 लोग बैठ सकते हैं और डिब्बे भी कितने हैं, 27। तो कुल कितने लोग एक रेलगाड़ी में आ सकते हैं, 27 गुणा 27, टोटल लोग जो आ सकते हैं। भाई 27 एक डब्बे में आ सकते हैं और 27 ही डब्बे हैं, तो ये हो गया 729 लोग इस रेलगाड़ी में आ सकते हैं। ठीक है, अभी तक मैंने इतना ही पढ़ा, आगे मैंने नहीं पढ़ा है। पहली लाइन पढ़ी मैंने, जितने डब्बे हैं उतनी ही सीटें हैं। ठीक है, एक डिब्बे में 15 व्यक्ति बैठे हैं और वह अपनी क्षमता का इतना भरा हुआ है, तो ये होता है 5/9। 5 की वैल्यू 15 है, 9 की 27 आ गई, यानी 27 सीटें हैं इसके अंदर। 27 सीटें हो गई तो डब्बे भी 27 हो गए, तो इसका मतलब इतने लोग आ सकते हैं। अब आगे देखते हैं, उस रेलगाड़ी में अधिकतम कितने यात्री आ सकते हैं यदि उसकी न्यूनतम इतनी सीटें खाली रहती हैं। भाई देखो बात समझो, अधिकतम लोग कब आएंगे, जब कम से कम सीटें खाली रहें। और कम से कम सीटें कितनी खाली रह सकती हैं, वो है 2/9। 9 में से 2 सीटें खाली रह सकती हैं। ठीक है, 9 में से 2, तो 7 भरी हो 9 में से, तो अधिकतम 7 लोग आ सकते हैं 9 में से। तो 9 की वैल्यू दे रखी है आपको 729, आपको निकालनी है 7 की वैल्यू, तो ये 81 गुना हो गया, इसका 81 गुना लगाओगे 567 आ जाएगा। ए ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। बहुत प्यारा, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन आपके सामने। ठीक है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है,
एक बार दोबारा से देख लो भाई। पहली लाइन तो समझ आ गई, जितनी सीट है उतने डब्बे हैं, बहुत बढ़िया। दूसरी लाइन भी समझ आ गई, 5/9 भरा हुआ है, 5 की वैल्यू 15, 9 की वैल्यू 27, यानी 27 लोग एक इसके अंदर डब्बे में आ सकते हैं। ठीक है, तो कुल लोग कितने आ गए? ये आ गए। अब वो बोलता है कि भैया आप ये बताओ अधिकतम इसके अंदर कितने लोग आ सकते हैं यदि 2/9 कम से कम सीटें खाली रहती हैं हमेशा। तो हमें पता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग अगर निकालने हैं तो कम से कम सीट खाली रहनी चाहिए, जो कि 2/9 है। यानी 9 में से 2 खाली रहे, 7 पे लोग बैठे, तो 9 की वैल्यू 729 है, 7 की निकाल ली हमने। ठीक है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, किताबों में नहीं मिलेंगे आपको ये क्वेश्चन। मैं बोल रहा हूं 10 किताबें इकट्ठे करके भी ना, तब भी आप महाकुंभ बैच की ये क्वेश्चन इकट्ठे करके दिखाए ना। क्योंकि किताब अगर होती तो हम भी वही 10 किताब लेके बैठ जाते, उससे कंटेंट बना लेते। तो इतनी आसानी से मिलने वाला नहीं है कंटेंट। अगला देखिए, अगला है ये, ए बी और सी डी परचेज अ प्रॉपर्टी फॉर 56 लाख रुपए। बी सी डी का जो हिस्सा है वो ए के हिस्से से 460% है। अगर ये 10 है तो ये 46 समझो। ठीक है, ए सी डी का हिस्सा बी के हिस्से से, एक सेकंड रुको, इसे ना मैं थोड़ा सा सरका देता हूं। यहां ए सी डी का हिस्सा बी के हिस्से से कितना है? इतना। इसको अगर मैं लिखता हूं तो कैसे लिखूंगा? ध्यान से देखिए, 300 प्लस 66.66, तो 3 आ गया, ये भी आ गया 2/3, तो हो गया 3 3 9 और 2 11, 11/3। ठीक है, यानी इसका मतलब ये हो गया कि भैया अगर ये 3 है तो ये 11 है। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया 366.66 का मतलब है 300 अलग लिखा, 66.66 अलग लिखा, जिसे आप 2/3 लिखते हैं। इसे भिन्न में 3 लिखते हैं, 100 को 1 लिखते हैं, 300 को 3 लिखते हैं, तो भिन्न आ गया 11/3। यानी बी अगर 3 है तो इनका टोटल 11 है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे भी एक चीज है भाई, एक सेकंड रुक जाइए, क्या करते हैं, इसे यहां, ठीक है, इसे यहां लिख लेते हैं, ऐसा करते हैं। आगे वो बोलता है कि भैया सी का हिस्सा जो है ना वो ए प्लस बी प्लस डी के हिस्से से 40% है। अगर ये 10 है तो ये 4 है। ठीक है, आपको डी का हिस्सा निकालना। ध्यान से समझना बात को, बहुत ध्यान से भाई। टोटल कितना है? 56 लाख। और टोटल तो मेरा सेम आना चाहिए, यहां भी एबीसीडी आ रहा है, यहां भी एबीसीडी आ रहा है, यहां भी एबीसीडी आ रहा है। तो मैं देखता हूं इसका टोटल कितना है? 56 है। इसका टोटल कितना है? 14। इसका 14। तो भैया इसे भी 4 से गुणा कर दो, इसे भी 4 से गुणा कर दो। जब आप इन्हें दोनों को 4 से गुणा करोगे तो ये कितना हो जाएगा भाई? ये 12 हो जाएगा, ये हो जाएगा 44, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 40। ठीक है, ये आ गया मेरे सामने। क्योंकि 56 हमें तीनों का टोटल सेम करना होगा पहले, क्योंकि ये अनुपात है ए और बी सी डी का, ये बी ए सी डी का, ये सी ए बी डी का। टोटल करोगे तो ए बी सी डी ही मिल रहा है। तो यहाँ जो 56 आ रहा है, यहाँ भी 56 आना चाहिए, यहाँ भी 56 आना चाहिए। तो मैंने 4 से गुणा किया, यहाँ 4 से यहाँ। अब देखिए हमें क्या पता है कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी कितना है? 56। ठीक है, ए का हिस्सा कितना आ गया? 10, बी का कितना आ गया? 12, सी का कितना आ गया? 16। तो ये कितना आ गया? ये आ गया आपका 38। तो डी के लिए कितना बचा? 18
तो 18 लाख मेरा आंसर आ जाएगा, क्योंकि 56 की वैल्यू 56 लाख है, तो 18 की वैल्यू 18 लाख आ जाएगी। बी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन मेरा आंसर आ गया। तो बहुत शानदार सवाल है, कराया क्लास में इसलिए गया है कि इस तरीके का डाटा देखकर कहीं आप घबरा ना जाएं। इससे बेटर है क्लास में ही घबरा जाओ और क्लास से ही देखकर जाओ। ठीक, तो 18 लाख मेरा आंसर आ गया। 4-5 क्वेश्चन और हैं, पर सारे के सारे क्वेश्चन बहुत 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 जबरदस्त हैं। अगला देखिए। ठीक है, एक बार और बताया था, ध्यान से देखो भाई। पहली भाषा से हमें पता लग रहा है कि एक 10 होगा तो एक 46 होगा, ये लिख दिया। दूसरी से मैंने निकाल के बताया आपको, 11/3 आया, तो इसका मतलब है बी 3 है, तो a + c + d 11 है। ठीक है, और तीसरी बात से पता लगा c जो है ABD का 40% है, वो हमने लिख दिया। अब हम एक बात देख पा रहे हैं कि इन सब में टोटल करें तो ABCD 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 आ रहा है। इसका मतलब है टोटल ABCD सब में आ रहा है, तो उसकी वैल्यू तो सेम होनी चाहिए। पर यहाँ पर हमने देखा 56 आ रहा है, यहाँ 14, यहाँ 14, तो 4 से गुणा किया, 4 से गुणा किया, तब एग्जैक्ट वैल्यू आएगी। तो 4 से गुणा किया, ये एग्जैक्ट वैल्यू आ गई। हमने देखा A 10 है, B 12 है, C 16 है, तो D क्या बचा? 18। 56 की वैल्यू 56 लाख है, 18 की वैल्यू 18 लाख आ जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए। पहला, इनकम किस अनुपात में? 7, 4, 8 और 10 के। पहला व्यक्ति अपनी आय का इतने प्रतिशत खर्च करता है। ठीक है, ये कितना होता है? 3/7, तो 7 में से 3 खर्च करता है, बचेगा कितना? 4। दूसरा 45% बचाता है। कितना बचाता है? 45%। 45 नहीं, 75 आएगा यहाँ, क्योंकि यहाँ 75 है। देखिए, तीसरा इतना, ठीक है, 75% बचाता है। 75% क्या होता है? 3/4, यानी 4 में से 3 बचाता है। तो 4 में से अगर 3 बचा लेगा तो 1 खर्च करेगा। अगला देखते हैं। तीसरा व्यक्ति इतना बचाता है, ये कितना होता है? 5/8, तो 8 में से 5 बचाता है, तो 8 ही दे रखा है, इसमें से 5 बचा लेगा तो 3 खर्च कर लेगा। और चौथा व्यक्ति 40% खर्च करता है, तो 4 यहां पर आ गया, तो 6 यहां पर आ गया। ठीक है, एक एक बात जो उसने बोली यहां पर अभी तक, यहां तक हमने क्वेश्चन में यहां तक लिख दी। ठीक है, जितनी उसने बात यहां बोली वो सारी यहां पर है। अब आगे बढ़ते हैं। यदि उनकी कुल आय और कुल खर्चे का अंतर इतना है, भाई कुल आय में से कुल खर्चा निकाल देते हैं अगर, तो क्या बचता है? कुल बचत बचती है। बचत कुल कितनी हो गई? 10, 15, 18। 18 की वैल्यू है 198। तो उन चारों व्यक्तियों का कुल खर्च क्या है? खर्च कितना है? 4, 3, 7 और 1, 8, 3, 11। ये है 11 यूनिट। तो 11 की वैल्यू मेरे को निकालनी है। इसका 11 गुना नजर आ रहा है, इसका भी 11 गुना हो जाएगा, 121 मेरा आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन आंसर आ जाएगा। ठीक है, 121 हमारा आंसर हो गया। तो बहुत अच्छे से समझने वाला क्वेश्चन है, और ऐसा क्वेश्चन है जो अमूमन आपको देखने में नहीं मिलेगा, पर पेपर का क्वेश्चन है। ये पेपर में आया किसी, हमने वहीं से निकाला है। आप कहीं देख के घबरा ना जाए कि भैया 4 अनुपात आ गए, अलग अलग प्रतिशत आ गई, इसलिए वो घबराहट पेपर तक ना जाए। पहले क्लास में ही आपको सिखा दिया है हमने। ठीक है,
बिल्कुल, आज के क्वेश्चन बहुत शानदार है। मैंने बोला था लास्ट के क्वेश्चन शानदार, बहुत शानदार रहेंगे। अगला देखिए, चार बर्तन टेबल पर इस प्रकार रखे हैं कि जब हम उन्हें लेफ्ट से राइट नापते हैं तो उनकी क्षमता 3 गुना होती रहती है। ठीक है, ध्यान से देखना। जैसे कि अगर एक पहला बर्तन है, मान लेते हैं ये है, चार बर्तन टेबल पे इस तरीके से रखे हैं कि जब हम लेफ्ट से राइट मोड़ते हैं तो क्षमता 3 गुना होती रहती है। 10, 30, 90, 270। चलो भाई, मैंने पहली लाइन पूरी करी है अभी यहां तक। चार बर्तन एक मेज पर इस तरीके से रखें, यदि उन्हें बाएं से दाएं नापा जाता है तो उनकी क्षमता 3 गुना होती है। तो 10, 30, 90, 270। ठीक है, ध्यान से देखिए। 30% पहले का 30% कितना हो गया, ये देख लेते हैं, 3 हो गया। दूसरे का 30% 9 हो गया। फिर तीसरे का 44, 4/9%। ये क्या होता है अपने आप में, 4/9 होता है। तो इसका 4/9 यानी 90, 9 से घटेगा 40 बचेगा। और चौथे का 20% यानी 54। इसको एक पांचवें बर्तन में मिलाया जाता है। इसके अंदर 40, 9, 49, 3, 52 और 54, 106 हो गया। तो आपको बताना है पांचवें बर्तन में चारों की क्षमता के मुकाबले कितने प्रतिशत आया। भैया 106 इन चारों को मुकाबले 90, 10, 100 और 300, ये हो गया 400। ठीक है, ये हुआ ना। एक बार दोबारा से पढ़ लेता हूं, कुछ गड़बड़ है क्या। नहीं, गड़बड़ नहीं है, सही है। ये 4 से काटते हैं, 4 दूनी 8, बचा 2, 4 6 24, बचा 2, 26.5। तो 26.5% मेरा आंसर हो गया। ठीक है, तो आप क्वेश्चन देखिए, बहुत लाजवाब क्वेश्चन है और सिंपल है क्वेश्चन, दिखने में खतरनाक है। अगर आप वाकई में अपनी जिंदगी से कनेक्ट कर ले तो चीजें मुश्किल नहीं है कि भैया बर्तन जा रहे हैं यहां से यहां, 3 गुना क्षमता हो रही है। इसका 30% लिया, इसका 30%, इसका 4/9, इसका 20%। बड़े बर्तन में डाल दिया। बड़े बर्तन में जो लिक्विड आया है वो पहले की टोटल की तुलना में कितना प्रतिशत आया है वो हमने निकाल लिया, 26.5%। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे सामने, ये 3 क्वेश्चन और हैं, बस फिर हमारा परसेंटेज खत्म हो जाएगा। 2 मित्र ए और बी ने, मैंने और आपने मान लेते हैं, 2 लाख और 2.5 लाख का मैंने फ्लैट लिया, आपने ली जमीन। फ्लैट की कीमत 20% के हिसाब से बढ़ रही है हर साल। ठीक है, तथा जमीन की प्रतिवर्ष 10% के हिसाब से बढ़ रही है। भाई जो मैंने फ्लैट लिया है उसकी कीमत 20% के हिसाब से बढ़ रही है, आपने जो जमीन ली है उसकी 10% के हिसाब से बढ़ रही है। 2 साल बाद वे अपनी अधिकारिता को आपस में बदल लेते हैं तो लाभ होने वाले को कितना लाभ हुआ, बात समझना। अब जब प्रतिशत में चीज बोली जाती है तो जरूरी नहीं होता कि आप एग्जैक्ट वैल्यू लो, बात को समझना। ये है ए, ये है बी। 2 लाख और 2.5 लाख का मतलब है 4:5। ठीक है, मान लेते हैं 400 और 500, सिंपल करके चलते हैं।
मैंने 400 रुपए की जमीन फ्लैट लिया, आपने 500 रुपए की जमीन ली। जो चीज मैंने ली उसका रेट लगातार बढ़ रहा है 20% के हिसाब से, तो 2 साल में ये कितना बढ़ जाएगा? 2 साल में ये 44% बढ़ जाएगा। अब ये मत पूछना कैसे, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100, तो ये 44% बढ़ गया। 44% का मतलब हो गया 44 चौक 176, इतने रुपए बढ़ जाएगा, यानी 576 रुपए की मेरा फ्लैट हो गया, 576 का। अब आगे देखते हैं, ध्यान से देखना। ध्यान से देखना, अब आगे क्या है। जमीन की कीमत प्रति वर्ष, जमीन की कीमत प्रति वर्ष 10% के हिसाब से बढ़ती है, तो 2 साल में कितनी हो गई? 21% बढ़ गई। 21% का मतलब है कितना? 105 रुपए। ठीक है, कितना आ गया? 105 रुपए, यानी 605 हो गया। एक सेकंड में डाटा चेक कर लूं। ठीक है, चलिए। तो 400 रुपए की जो मेरी चीज थी, मेरे को 576 रुपए मिलने थे, और आपकी चीज 500 की थी, आपको 605 रुपए मिलने थे। अब क्या हुआ? अब हुआ ये कि हम दोनों ने इंटरचेंज कर ली वैल्यू। भाई जिसे 576 मिलने थे उसे मिल गए 605, और जिसे 605 मिलने थे उसे मिल गए 576। तो भाई ये तो रहा नुकसान में, ये रहा फायदे में। तो आपको बताना है जिसे फायदा हुआ उसे कितना फायदा हुआ। तो आइए देख लेते हैं। नीचे आ गया 576, ऊपर आ गया कितना? 29 गुणा 100। ठीक है, तो 4 से काटते हैं 144 आएगा, 4 से काटते हैं 25 आएगा। तो ये कितना आ गया आपका? 25 750 675 725 बटा 144। तो भाई सिंपल सी बात है, 5 बारी में जाएगा। पहली बात तो ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया, 5 बारी में केवल बी ऑप्शन ही जा रहा है। बी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन मेरा आंसर आ गया। एक बार दोबारा से देखना भाई, जब प्रतिशत की बात होती है ना, मैंने आपसे बोला था, बार बार बोलता हूं कि अनुपात लेके काम चल जाता है, एग्जैक्ट वैल्यू लेने की जरूरत नहीं होती है। तो 2 लाख और 2.5 लाख लोगे तो भी आंसर ऐसे ही बनेगा, पर 2-2.5 लेने से अच्छा है मैंने 4-5 का अनुपात और 400-500 ले लिया। मेरी वैल्यू 44% बढ़ गई, 576 की हो गई। आपकी वैल्यू 21% बढ़ गई, 605 की हो गई। अब अगर आपको 605 की जगह 576 रुपए थमा दिए जाए, आपको लगेगा नुकसान। और अगर मेरे को 576 की जगह 605 रुपए थमा दिए जाए तो मेरे को लगेगा फायदा। तो जिसको फायदा हुआ है उसे कितना प्रतिशत का फायदा हुआ है, ये हमें निकालना है। ठीक है, कि जिसे फायदा हुआ उसे कितने प्रतिशत का फायदा हुआ। अगला क्वेश्चन। एक निश्चित दिन पर एक फल विक्रेता अपने पास मौजूद सेबों में से, मान लेते हैं 100 सेब हैं उसके पास, 40% बेच देता है, 60 बचते हैं। ये बेच दिए और ये बचे। एंड थ्रोज अवे 25% ऑफ रिमाइंडर, जो बचे हैं ना उसका 25% फेंक दिए, यानी 15। ठीक है, तो अब आगे कितने बचे? 15 अगर फेंक दिए तो 45 बचे अब। ठीक है, अगले दिन वह 60% शेष का
बेच देता है, फिर से 60% उसने बेच दिए, यानी 27 बेच दिए। ठीक है, बेचने के बाद बचे कितने? 18। एंड थ्रोज अवे द रेस्ट। तो जो 18 बचे हैं ना, वो थ्रोज अवे वाले, यानी इन्हें वो फेंक देता है, जो कि 40% हो गया इसका। तो ये जो ऑरेंज कलर से मैंने लिखे हैं, ये वो है जो फेंके हैं, थ्रो अवे यानी फेंकने वाले, जो उसने फेंके हैं। तो कुल सेबों का कितना प्रतिशत वो फेंक देता है? तो भैया कुल सेब कितने थे? 100 थे, फेंक कितने दिए? 33। तो 33/100 निकालोगे तो 33% आ जाएगा। बी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 33% मेरा आंसर हो गया। तो बहुत शानदार क्वेश्चन है। और क्वेश्चन देखिए, भाषा अलग अलग है, दिखने में बड़े हैं, कईयों में डाटा उल्टा सीधा है, पर क्वेश्चन मुश्किल नहीं है। ठीक है, ध्यान से देखिए, 100 थे, 40 बेच दिए, 60 बचे, 60 में से 25% फेंक दिए, 45 बचे, 45 में से 60% बेच दिए, 40% बचे, 40% आ गया 18। तो 18 और 15 कितना हो गया? 33। तो 33 हमारा कितना हो गया? 100 में से 33% क्या और कुछ कर सकते हैं? नहीं, और कुछ नहीं कर सकते। चलिए अगले पर आते हैं। लास्ट क्वेश्चन आ गया भाई। ये तो कोई नहीं भाई, अब मैं मिल गया हूं आपको, तो अब टाइम बर्बाद नहीं होना चाहिए। अब आप लगे रहो मेरे साथ, और अगले साल तक रोजगार होना चाहिए आपके पास, है ना। शीट भी आपकी डलने वाली है, वर्कशीट डल जाएगी आजकल में, परसेंटेज की तैयार हो रही है पूरी। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है ये परसेंटेज का। एक व्यक्ति ने एक कैलकुलेटर P रुपए का खरीदा और उसका प्राइस N% बढ़ा दिया। अब उसने प्राइस को 20% कम कर दिया। अब फाइनल प्राइस जो है 20% ज्यादा है P से। तो P लेके तो नहीं चलूंगा मैं, P की जगह 100 ले लेता हूं। चलिए, कुछ भी मान सकते हैं आप। 100 रुपए की चीज थी, आपने उसे N% बढ़ा दी। ठीक है, फिर आपने उसे 20% कम कर दी। अब फाइनल प्राइस जो है वो पहले वाले प्राइस से 20% ज्यादा है, यानी 120 है। तो हम ये बोल सकते हैं 20% कम है, यानी 80% की वैल्यू 120 है। तो 100% कितना आ जाएगा? 150 आ जाएगा। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि भैया ये वाला जो प्राइस है ना, ये 150 हो रहा होगा, क्योंकि तभी इसका 20% कम करके 120 आ रहा है। अब आपको क्या निकालना है? एन का मान निकालना है। तो एन देख लो कितना ऊपर आ रहा है। एन आ रहा है 50 ऊपर। तो 50/100 यानी 50% मेरा आंसर आ जाएगा। बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से देखिए। आपके पास कोई चीज थी 100 रुपए की, उसका प्राइस आपने बढ़ाया, आपको नहीं पता कितना बढ़ा, पर आपको ये पता है कि इसको 20% कम करने पर 120 आना चाहिए। तो 20% कम करने का मतलब क्या होता है कि भैया 80% ही तो बचा है, और 80% की वैल्यू 120 आ गई, तो 100% मैंने निकाल लिया 150, यानी यहाँ पर 150 रहा होगा, जिसका 80% यहाँ लिखा है। तो हमने देखा 100 150 100 से कितना ऊपर है? 50 ऊपर है, यानी 50% ऊपर है। तो बी ऑप्शन हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये आज के सवाल थे, बहुत जबरदस्त सवाल थे। हर सवाल आपको कभी इधर पटक के मारेगा, कभी उधर पटक के मारेगा, पर बहुत ज्यादा तजुर्बा देके जाएगा आपको। ठीक है, तो हर क्वेश्चन अपने आप में एक वैल्यू रखता है। चलिए, तो परसेंटेज हमारा खत्म हो गया है। ठीक है, फिनिश हो गया लगभग। कितनी 15 16 कितनी क्लास लगी है? 15 क्लास लगी है।
ठीक है। अब आपके लिए वर्कशीट हम डालवा देंगे, वर्कशीट आप करिए, क्लास के क्वेश्चन करिए, इससे बाहर आपका कभी कुछ नहीं आएगा। आप केवल ये ढंग से कर जाना, फिर आप हमें बताना कि सर हमने ये किया था फिर भी हमसे ये नहीं हुआ। ठीक है, शुक्रिया भाई। फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद करनी पड़ेगी भाई सभी लोगों को। बिल्कुल सीजीएल क्या आप कोई भी एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। आपने गणित का महाकुंभ अगर अच्छे से एक एक क्वेश्चन अपने हाथ से बनाया, भाई कुछ तो समझदारी आप लोगों में भी होगी कि आप कंटेंट देखकर सारी चीजें जानकर ये समझ पाए कि हाँ इससे बाहर आखिर हो भी क्या सकता है। और आपको ये चीज महसूस भी हो रही होगी कि भाई आज तक हमने जो तैयारी करी है वो किस तरीके से करी है और ये महाकुंभ बैच जो है ये कैसे अलग है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का तजुर्बा इसके अंदर जुड़ा है, तब जाके कंटेंट आपके पास आ रहा है। और कंटेंट कराने में मैं कोई कंजूसी नहीं कर रहा, चाहे क्लास लगे 15, 20, 25, 30, मुझे इससे मतलब ही नहीं है कि क्लास कितनी लग रही है, क्योंकि मैं इस बैच को इस तरीके से बना रहा हूं कि एक बार करो उसके बाद जिंदगी में कभी पढ़ने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, चलिए बिल्कुल भाई, आप प्रैक्टिस के लिए जिसका कंटेंट मजबूत है, ठीक है, पहले से तैयारी कर रहा है 2-3 साल से, वो स्पीड मंत्रा बैच लेकर उसके साथ अच्छे से प्रैक्टिस कर सकता है अगर आपको लगता है आपका कंटेंट फिर भी ठीक है। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, यानी कल मिक्सचर स्टार्ट करेंगे। एलिगेशन मिक्सचर साथ साथ हम करने वाले हैं, क्योंकि साथ साथ ही रहता है। ऐसा नहीं है कि एलिगेशन के 15 क्वेश्चन करा दिए, मिक्सचर के 20 क्वेश्चन करा दिए, तो मैं साथ लेकर ही चलूंगा। इससे आपकी कनेक्टिविटी बनेगी। कल से कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे एलिगेशन मिक्सचर का। जो भी बच्चे इस चीज का इंतजार कर रहे थे कि भैया नया चैप्टर स्टार्ट हो, वो कल से शामिल हो सकते हैं। ठीक है, तो मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। जब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।